गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। आप सभी का स्वागत है सीडीपी के प्रैक्टिस सेट में। शाम के बज रहे होंगे 7 या थोड़ा सा हो सकता है पहले आपको मिल जाए, 5 से 7 के बीच में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो। देखो एक क्वेश्चन ऐसा है ना, हद से ज़्यादा लोग कन्फ्यूज होते हैं इसमें, मगर यहाँ ऑप्शन ही बिल्कुल सही तरीके से डाला है तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और मैं बहुत सारे मनोवैज्ञानिक अलग अलग तरीके की किसमें कौन फादर कहे जाते हैं वो सब बताऊँगा। लिखना जो बोलूँ धीमे धीमे बोलता हूँ जिससे आप लिख लो। कभी भी मनोविज्ञान के जनक पूछे तो आप अरस्तु लगाओगे। ठीक है, ये तो हो गया आंसर इसका। अगर कहे कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, आधुनिक जोड़ दे, तो आप क्या लगाओगे, बुंट लगाओगे। क्यों? क्योंकि 1879 में लिप्जिंग कार्ल मार्क्स विद्यालय में प्रयोगशाला खोली थी। अगर कहे अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक, अमेरिकी, तो आप विलियम जेम्स लगाओगे। ठीक है, याद रखना। अगर आपसे कहे कि बाल विकास का पिता कौन है, बाल विकास का पिता कौन है, तो आप पेस्टोलॉजी लगाओगे। आपसे अगर कोई कहे कि बाल अध्ययन का पिता कौन है, तो आप स्टेनले हॉल लगाओगे। अगर आपसे कहे कि अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है, क्या कहे, अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आप एविंगहॉस लगाओगे। क्या लगाओगे, एविंगहॉस। आपसे कहे असामान्य मनोविज्ञान का जनक कौन है, असामान्य, तो वो है सिगमंड फ्राइड। ठीक है, आपसे कहे कि आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक, तो ये डेकार्टे हैं। कौन है, डेकार्टे। इतने सारे फैक्ट बताए ना, याद रख लेना। बाकी अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना। देखो, जब कोई मनोवैज्ञानिक परिणाम हमेशा एक जैसा परिणाम दे तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, वो है विश्वसनीय। वैध पता क्या होता है कि मैंने आपसे लिया सीडीपी का, मैं आपको टेस्ट ले रहा हूँ और उसमें मैं अगर मैथ के क्वेश्चन डाल दूंगा तो वो वैलिड नहीं रहेगा। केवल अगर वो सीडीपी का ही टेस्ट ले रहा है तो वो वैध है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, माता और पिता एवं पूर्वजों से मिलने वाले सील गुणों का संचय किसमें होता है, ये सब डीएनए में होता है। आपके किसमें होता है, डीएनए में। और 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं हमारे। ठीक है, और माता में आखिरी 24 कह रहा हूँ, जो माता के आखिरी 2 होते हैं वो XX होते हैं और पिता के कौन से होते हैं, XY होते हैं। याद रखना ये भी। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जब गाल को छूने पर शिशु उसी दिशा में सिर को घुमाता है या रिफ्लेक्स क्रिया करता है तो इसे क्या कहते हैं, किसको छूने पर, गाल, गाल को छूने पर जो होती है ना वो क्या होती है बताओ, वो होती है रूटिंग। क्या होती है, रूटिंग। ठीक है, याद रखना क्या होती है, रूटिंग होती है गाल को छूने पे। और एक कब से कब तक होती है, 6 महीने तक होती है। 6 महीने तक होती है, फिर उसके बाद ये विलुप्त हो जाती है। बेबिंस की क्या होती है कि बच्चे के पैर में मारोगे ना तो वो पैरों की उंगलियों को मोड़ लेता है, तो ये 12 महीने तक चलती है। कब तक, 12 महीने तक। याद रखना। अगर कोई तेज साउंड आ रहा होगा ना तो बच्चा अपनी कमर को मोड़ लेता है थोड़ा हाथ से उठा के, तो वो होती है मोरो। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रूटिंग तो। ठीक है, बेबिंस की भी बहुत पूछा जाता है कि बच्चे के पैर पे अगर थोड़ा सा मारूँ तलवे पे तो वो अपनी उंगलियों को मोड़ लेता है, तो वो क्या है, तो वो बेबिंस की है। ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, तो एक शिशु के पैर के तलवे को हल्का स्पर्श करने पर पहले पैर की उंगलियों को फैलाता है और फिर क्या होता है, मोड़ लेता है। ऊपर ही बता रहा था ये, तो क्या था ये बताओ, मोरो था नहीं, रूटिंग था नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 6 जवाब दोगे आप। अब बता देना कौन सा था। नेक्स्ट, देखो रोल कन्फ्यूजन, रोल कन्फ्यूजन क्या है, एरिक्सन की है, 8 स्टेज दिए, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी ये किताब लिखी है। इसी में एक स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। कब से कब तक होती है, 12 से लेकर 18 महीने तक। ठीक है, याद रखना। तो ये कौन सी हो जाएगी, किशोरावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट, देखो इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा उद्दीपक नहीं है। उद्दीपक SR स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी किसने दी है, थॉर्नडाइक ने। और क्या देता है, रेस्पॉन्स स्टिमुलस किसने दिए, तो स्किनर ने। याद रखना। तो देखो तापक्रम, आवाज़, रोशनी ये तो है, मगर ये जो हंसना है ना ये क्या है, ये रेस्पॉन्स है, ये स्टिमुलस नहीं है। हंस के तो हम रेस्पॉन्स देते हैं। जैसे किसी ने आपको कोई जोक सुनाया तो आप कैसे रेस्पॉन्स दोगे, हंस के दोगे। ठीक है, तो ये रेस्पॉन्स है ना कि स्टिमुलस है। नेक्स्ट, पावलोव द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोग में अनुबंधित अनुक्रिया कौन सी थी, अनुबंधित अनुक्रिया बताओ क्या थी, तो लाराना थी। पावलोव ने को नोबेल कब मिला था, नोबेल पुरस्कार 1904 में। पावलोव ने किस ग्लैंड पर प्रयोग किए थे, पैरोटिड ग्लैंड पे, पैरोटिड। हॉपमैन मशीन थी इनकी जिस पे प्रयोग दर्शाए थे इसने। ठीक है, और इनके में क्या होता है, उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है इनके प्रयोग में। इतना याद रख लोगे ना, नंबर नहीं कटेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, वॉटसन और रेनर ने जिस छोटे से शिशु पे, देख लो कितनी बार नाम बताया मैंने इसका, 10 महीने का था ये शिशु। याद रखना, अल्बर्ट नाम था इसका। वॉटसन कौन है आपके, व्यवहारवादी हैं। कौन है, व्यवहारवादी। व्यवहारवादी में और कौन आते हैं, ये सब पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, ये सब आते हैं। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, अल्बर्ट।
वॉटसन ने क्या कहा था, मुझे आप बच्चे दे दो, 1 दर्जन बच्चे दे दो, 12 बच्चे दे दो, मतलब चोर डाकू पुलिस डकैत सब बना दूंगा, जो चाहूँगा वो बना दूंगा। तो मतलब उसका मतलब क्या था, जैसा व्यवहार करोगे वैसा बच्चा बन जाता है, याद रखना। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखो, क्रिया प्रसूत अधुबंधन में किससे संबंधित है इसका, क्रिया प्रसूत किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, RS सिद्धांत दिया था। RS में सबसे पहले क्या था, R, तो आंसर आ जाएगा टाइप R सिद्धांत। टाइप S सिद्धांत किसने दिया, ये पावलव ने दिया, इसे याद रखना। ठीक है, और Z सिद्धांत कुछ है नहीं, आंसर हो जाएगा 2। स्किनर की एक किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसे याद रख लेना, BOOS याद रख लेना, बॉस, ऐसे स्किनर बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इसने क्या दिया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग दिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्किनर द्वारा चूहे पर किए गए प्रयोग में भोजन की गोलियां जो थी ना, वो किसका काम कर रही थी, वो कर रही थी पॉजिटिव, किसका, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का। ठीक है, नेक्स्ट अगर कोई व्यक्ति साइकिल चलाने के बाद स्कूटर चलाता है तो ये क्या हो रहा है बताओ, पॉजिटिव ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ये पूछा जाता है कितने तरीके से होता है, तो ये कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य, याद रखना। द्विपार्श्विक क्या होता है, जब आपके एक हाथ को मैं कोई प्रशिक्षण दूं, एक हाथ को दूं, तो वो दूसरे हाथ से भी वही सेम काम करने लग जाता है, उसे कहते हैं द्विपार्श्विक। नेक्स्ट वाद विवाद विधि का कौन सा गुण नहीं है, तो कभी कभी छात्र उद्देश्य से दूर हो जाते हैं या छात्र नियंत्रित होकर स्व अनुशासन करते हैं। तो देखो जो है ना, कभी कभी क्या होता है, छात्र उद्देश्य से दूर हो जाते हैं, बहस होने लग जाती है, जो उद्देश्य भटक जाते हैं। ठीक है, अभी बात कुछ चल रही थी, कुछ चालू होने लगती है। नेक्स्ट इसमें से कौन सा कारक बच्चों में अधिगम समस्याओं के लिए उत्तरदायी है, तो ये सभी हैं, जन्मजात औषधियाँ, जन्म के समय क्षति। ठीक है, नेक्स्ट पाठ्यक्रम संबंधी निर्माण का सिद्धांत कौन सा नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है। तो देखो, उच्च शिक्षा में उपयोगिता बाल केंद्रित क्रियाशीलता है, अध्यापक को केंद्र में मानने का सिद्धांत नहीं, क्योंकि हम कौन सी शिक्षा देते हैं आजकल, बाल केंद्रित शिक्षा, याद रखना। नेक्स्ट इसमें से कौन सा गुण गणित और विज्ञान के अध्ययन से संबंधित नहीं। देखो, रटना कभी भी किसी भी विषय से संबंधित नहीं, किसी भी विषय से संबंधित नहीं है, तो गणित और विज्ञान तो छोड़ ही दो। आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये पूछा जाता है गणित की विषय की कैसी प्रकृति है, तार्किक है, याद रखना। नेक्स्ट पुनरावृत्ति करते हैं ना प्रश्नों की, तो उसका मतलब क्या होता है, विषय वस्तु के उपयोग में नहीं होता, विषय वस्तु को समझने में। पुनरावृत्ति क्यों होती है, विषय वस्तु के, हम कोई भी चीज़ की पुनरावृत्ति कर रहे हैं तो उससे क्या हुआ, विषय का क्या हो जाएगा, उपयोग में, प्राप्त ज्ञान के उपयोग में, के समझने में, तो समझने में होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो, रमा पेंसिल से सही ढंग से नहीं पकड़ पाती, किसको नहीं पकड़ पा रही, पेंसिल को, कैसे नहीं पकड़ पा रही, सही ढंग से, तो उसकी अधिगम संबंधी कौन सी है, तो गामक है। गामक किससे होता है, मोटर, गामक को बोलते हैं मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स क्या होती हैं, हाथ पैर चलाना, ये सब। मोटर स्किल्स कितने प्रकार की होती हैं, 2 होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स और एक ओवरऑल मोटर स्किल्स। तो ये पेंसिल पकड़ना है ना, तो ये फाइन मोटर स्किल्स में आता है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अधिगम की संपूर्णता पर बल किसने दिया है, किसने कहा है कि अधिगम की संपूर्णता पर बल, बताओ, तो ये दिया मॉरिसन ने। ब्लूम ने किस पे दिया है, मूल्यांकन पे दिया है। हार्वर्ड ने किस पे दिया, शिक्षण प्रणाली पे दिया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। इन्होंने कितने स्तर बताए, 5, खोज, प्रस्तुतिकरण, समावेशन, संगठन, अभिव्यक्ति, इस तरीके से। ठीक है, हार्वर्ड ने कितने बताए, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, साक्षर, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। इन्होंने किस पे बल दिया, गणित पे, एकेडमिक डिसिप्लिन पे। ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट पुनर्बलन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है, पुनर्बलन किस में दिया जाता है बताओ, अभिक्रम अनुदेशन में नहीं दिया जाता, स्किनर के में कितना तो दिया जाता है, चैनिंग शेपिंग दिया। पुनर्बलन समझ रहे हो, जब अनुक्रिया करता है ना, अनुक्रिया, उसके बाद उद्दीपक नहीं दे देते, गोली दे दी या कुछ खाने को दे दिया, वही तो है पुनर्बलन देना, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षण विधि में छात्र और अध्यापक दोनों विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो ये कौन सी होगी, विचार विमर्श होगी, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट एक सेकेंड, प्रयोजना नहीं होगी, नहीं यही होगी, बी होगी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर क्या होता है, संज्ञानात्मक पक्ष किसने दिए, ब्लूम। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, ये है ना, 1956 में दिया था ब्लूम ने, 2001 में ये रिवाइज हुआ था क्रैथमेल मासिया ने। ठीक है, याद रखो ना ये। तो क्या होता है आखिरी इसमें, मूल्यांकन, और सबसे निम्नतम क्या होता है, ये भी पूछ लेता है, निम्नतम क्या होता है, तो ज्ञान। कभी कभी सीक्वेंस में भी लगाने को पूछ लेता है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट
भाषा अर्जित करने के माध्यम से डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या है? समृद्ध भाषा परिवेश। समृद्ध भाषाई परिवेश होगा तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा को स्थान देने आवश्यक है, क्योंकि देखो शिक्षक बच्चों की भाषा का ही गलत, शिक्षक बच्चों के मातृभाषा को स्वीकार करे हो सकता है। शिक्षक बच्चों की मातृभाषा में गीत सुनाए, गीत सुनाने के लिए रखा है क्या? शिक्षक बच्चों की उनकी मातृभाषा में ही गलत, ही वाला तो वैसे भी जोर देता है ना, निपात होता है, गलत हो जाता है। आंसर ए होगा। इस तरीके से भी निकालना सीखो जल्दी से। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर किसका होता है? सहजता का होता है, और परिवेश का होता है, स्वाभाविकता होता है, मगर व्याकरण का नहीं होता। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जैसा परिवेश दोगे ना वहीं पे वो अर्जित करेगा, और सेकंड लैंग्वेज क्या होगी, उसे सीखेगा। अर्जन किसका करता है? मातृभाषा का करते हैं हम लोग। अधिगम किसका करते हैं? द्वितीयक भाषा का। नेक्स्ट, पाठ में ठिठियाकर हंसने वाली जैसे वाक्य आए तो ठिठियाना शब्द जो प्रयोग हुआ है, आना प्रत्यय के 4 सार्थक शब्द लिखने, तो क्या कर रहा है? इस संदर्भ में व्याकरण बता है। मतलब अगर सब्जेक्ट मतलब जो पढ़ा रहे हो पाठ, उसमें कोई क्वेश्चन आ गया तो उसी से रिलेटेड फिर व्याकरण पढ़ा दी, तो संदर्भ में व्याकरण कहते हैं उसे। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित कराना की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, तो किसके क्या होगा? पठन प्रक्रिया नहीं, ये भी नहीं। अलंकार और छंद हो सकता है और ये हो सकता है, मगर ये जो ये है ना साहित्यिक विधा, इसमें ही ये अलंकार और छंद आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सीखने की कौन सी विधि को आप सबसे मानोगे? तो आगमन विधि सबसे बेस्ट हो। आगमन, आगमन मतलब क्या हो गया? आ में क्या दे रखा है? ये नहीं दे रखा, तो उदाहरण से नियम। निगमन, इसमें ये नी नहीं दे रखा, तो नियम से उदाहरण। ऐसे समझ लो, अगर उदाहरण पहले आ गया तो बाद में क्या आएगा? नियम। और ये नियम आ गया पहले तो बाद में क्या है? उदाहरण। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आगमन। आगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है और ये निगमन अमनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? क्या उद्देश्य नहीं है बताओ? तो उद्देश्य भाषा की बारीकी और सौंदर्यों का क्षमता विकास करना, ये तो है। सांस विविधताओं का है, ये भी है। व्याकरण बिंदुओं को, परिभाषाओं को जानना, केवल परिभाषाओं के लिए थोड़ी ना आप शिक्षा दे रहे हो। नेक्स्ट, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना, तो क्या है? मुख्य उद्देश्य है। कैसा है? मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट, तो देखो बाकी आपके लिए आज का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि विकास बताना निरंतर चलता रहता है, निरंतर, या रुक जाता है? कौन सा सही है? ये सही है या ये सही है? ये आपका क्वेश्चन है। बाकी देखो यार, मैंने मेहनत पूरी करी, 30 क्वेश्चन कराए आपको, एक्सप्लेनेशन भी दिया है, और बाकी देखो टाइम कितना लगा है। टाइम लगाया आपको 12 मिनट का। बाकी आप खुद समझ सकते हैं कि शेयर करना है आपको, अपना धर्म निभाना है, और बाकी देखते रहो यार, डेली देखोगे ना बहुत सीखोगे। ये मेरी जिम्मेदारी रही, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाऊंगा, आप शेयर करने की जिम्मेदारी निभाना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।